A very warm welcome to all of you in this video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट 4 रिलीजन एंड एंटी कोलोनियलिज्म, चैप्टर नंबर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना का. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कॉलोनियल डोमिनेशन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फ्रेंच की. कॉलोनियल डोमिनेशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द कंट्रोल ओवर ऑल एरियाज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ. जो फ्रेंच लोग थे वो डोमिनेट करने की कोशिश करते थे वियतनामीज़ लोगों की प्राइवेट लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी. फ्रेंच ने वियतनाम को मिलिटरीली ऑक्यूपाई कर लिया था. ठीक है, सारे वेपन्स वो कंट्रोल करते थे, आर्मी, सोल्जर्स. बट दे ऑल्सो सॉ टू रीशेप देयर सोशल एंड कल्चरल लाइफ. लेकिन फ्रेंच ने वियतनामीज़ पीपल की सोशल एंड कल्चरल लाइफ पर भी कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया. While religion played an important role in strengthening colonial control, it also provided ways of resistance. Let us consider how this happened. हुआ क्या कि जैसे जैसे while religion played an important role in strengthening colonial control, जैसे कि religion ने इतना important role play किया colonial control करने के लिए, यानी कि Christianity ने, जो फ्रेंच का religion था, है ना, फ्रेंच लोग यूज़ करते थे क्रिश्चियनिटी को कंट्रोल करने के लिए. लेकिन लोगों ने इनके खिलाफ जो अपना कल्चर को महत्वता देने की बात रखी गई, उसके लिए भी बहुत सारे रेजिस्टेंस हुए, उसके लिए भी बहुत सारी बातें हुई. हुआ क्या था कि जो वियतनाम के लोग थे ना, वो बिलीव करते थे बुद्धिज़्म और कन्फ्यूशनिज़म में. तो बुद्धिज़्म तो आप सब लोग एक्वेंटेड हैं इन चीज़ों से. कन्फ्यूशनिज़म क्या होता है? कन्फ्यूशनिस्ट जो ये थे हमारे कन्फ्यूशियस एक चाइनीज़ थिंकर थे तब के ज़माने के. ये कहते थे कि एक इंसान की लाइफ सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा आपको रिचुअल में नहीं करना चाहिए, भगवान को मनाने के लिए इतना पैसा मत खर्चिए, भगवान बहुत आसानी से मान जाते हैं. सिंपल लाइफ कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की. उन्होंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स के बारे में भी पूरा चैप्टर्स लिखा है कि मास्टर और स्लेव में कैसा रिस्पेक्ट होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ में क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन एंड फादर, चिल्ड्रन एंड मदर, कज़न्स, ये सब उन्होंने लिखा है. तो जो वियतनाम के लोग थे वो कन्फ्यूशनिस्ट यानी कि कन्फ्यूशियस में बिलीव करते थे और थोड़ा सा बुद्धिज़्म में बिलीव करते, मतलब मिक्स था उनका. ठीक है, लेकिन जो फ्रेंच थे वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे और वो इंट्रोड्यूस करते थे अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वियतनाम में. ठीक है, बाय फ्रेंच मिशनरीज was intolerant of this easygoing attitude and viewed the Vietnamese tendency to revere the supernatural as something to be corrected. और फ्रेंच लोगों को लगता था कि हमको इनका रिलीजन सही करना है, यानी कि इनको क्रिश्चियन बनाना है. 18th सेंचुरी से बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुए, were hostile to the Western presence. An early movement against French control and the spread of Christianity was Scholars' Revolt. तो हुआ क्या कि जो फ्रेंच लोग थे वो अपना क्रिश्चियन रिलीजन बहुत ज़्यादा इम्पोज करते थे वियतनामीज़ लोगों पर. और वियतनामीज़ लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? बुद्धिज़्म एंड कन्फ्यूशनिज्म. तो जब लोग, जो फ्रेंच थे, जब वो क्रिश्चियनिटी को बहुत फोर्सफुली इम्बोइब करने लग पड़े ना, तो वियतनामीज़ लोगों ने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया. सबसे पहले रिवोल्ट का नाम था स्कॉलर्स रिवोल्ट इन 1868. यहाँ पे स्कॉलर्स का मतलब होते हैं वो स्कॉलर्स जो कन्फ्यूशियनिज्म वाले जो धर्म है, कन्फ्यूशियस की थिंकिंग में माहिर हैं. ठीक है, उन्होंने उनके सब्जेक्ट में बहुत पढ़ा, दिग्गज जैसा आप मान लीजिए. तो स्कॉलर्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कन्फ्यूशियनिज्म, वो उन स्कॉलर्स ने रिवोल्ट किया फ्रेंच के अगेंस्ट और उनके प्रोपेगेंडा ऑफ स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट. This revolt was led by officials at the imperial court angered by the spread of Catholicism and French power. तो ये उन लोगों ने लीड किया था जो कोर्ट में, यानी कि इम्पीरियल कोर्ट में, यानी कि फॉर एग्जांपल तब के जो नवरत्न होते थे ना, जैसे अकबर के थे, वैसे ही उनमें से एक ने, जो बहुत माहिर दिग्गज थे कन्फ्यूशनिस्ट धर्म में, उन्होंने ये रिवोल्ट लीड किया. किसके खिलाफ? कैथोलिसिज्म और फ्रेंच के खिलाफ. तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा. बताता हूँ. क्रिश्चियनिटी के बारे में तो आप सबको पता ही है ना. तो क्रिश्चियनिटी में ना दो तरह के ब्रांचेस हैं. ठीक है, एक होता है कैथोलिक, एक होता है प्रोटेस्टेंट. ये आपको बेसिक पता होना चाहिए. क्रिश्चियनिटी वो बाइबल में मानता है, जीसस में मानता है
और जीसस के रूप यानी कि प्रॉफिट्स में मानता है, यानी एडम में मानता है, मोसेस में मानता है, ये सब लोगों में मानता है, ठीक है। कैथोलिक यानी कि लिटरल मीनिंग यानी कि यूनिवर्सल। कैथोलिक का मतलब होता है जब आप पोप में मानते हैं, बाइबल में मानते हैं और जीसस में मानते हैं। पोप यानी कि एक इलेक्टेड हेड ऑफ ऑल द चर्चेस। हर चर्च का एक, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री होता है ना, तो हर चर्च का यानी कि सारे चर्चों का एक वन पोप डिसाइड करते हैं, एक इलेक्ट होता है ये पोप, जिनकी बात माननी बहुत ज़रूरी होती है, उनको डिवाइन माना जाता है यानी कि चोजन बाय द गॉड। इन तो ये कैथोलिक जो है ये बहुत रिजिड लोग हैं, ठीक है, बहुत जैसे कट्टर होते हैं ना वो लोग हैं। ये होते हैं पोप के गवर्नड, जो कि मानते हैं कि पोप में डिवाइन पावर्स हैं, भगवान के दूत हैं, वो उनको भगवान ने भेजा, जीसस ने भेजा, ये सब। प्रोटेस्टेंट नाम ही बना है प्रोटेस्ट से। मार्टिन लूथर नाम के एक मंक थे, उन्होंने रिवोल्ट किया कैथोलिसिज्म के खिलाफ। उन्होंने 95 थीसिस लिखी यानी कि 95 पॉइंट्स लिखे चर्च के खिलाफ, उनके करप्शन के, उनके धोखाधड़ी के, सबके खिलाफ, और चर्च की वॉल पे चिपका दिए 95 पॉइंट्स। उन्होंने बोला इसका जवाब दो। तो लोगों ने मार्टिन लूथर को बहुत रिस्पेक्ट देना शुरू किया। उन्होंने बोला कि सही बात है यार, कितना करप्टिव है ये चर्च का इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कैसे बोलते हैं कि एक ही इंसान में डिवाइन पावर्स है। बहुत लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, तो उनका एक ग्रुप बन गया, उसको बोलते थे प्रोटेस्टेंट ग्रुप। एक ग्रुप था कैथोलिक ग्रुप। तो जो फ्रेंच थे वो कैथोलिसिज्म को स्प्रेड करते थे, यानी कि द पावर ऑफ पोप को स्प्रेड करते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब पढ़ो। This revolt was led by the officials of the imperial court, angered by the spread of Catholicism and French power. अब समझ में आ गया हुआ क्या, ये देखो। Catholicism is the branch of Christianity that recognizes the authority of Pope, ये पोप हैं, and follows the Bible along with church traditions and sacraments, ठीक है। लेकिन एक होता है प्रोटेस्टेंटिज्म, इज अ ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट बिगेन ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन टाइम, रिजेक्टिंग द पोप्स अथॉरिटी एंड एम्फोसाइजिंग मोर ऑन फेथ इन द बाइबल दैन सोल रिलीजियस अथॉरिटी। कन्फ्यूशियस क्या होते हैं? कन्फ्यूशियस एक चाइनीज थिंकर थे जिनका फिलॉसफी किस चीज़ पे बेस्ड था? गुड बिहेवियर यानी कि गुड कंडक्ट, प्रैक्टिकल विजडम, सुपरस्टिशंस पे विश्वास नहीं करना, प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप्स, फादर मदर, सन डॉटर, सन सिस्टर, फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, मास्टर स्लेव, टीचर स्टूडेंट. People were taught to respect their parents and submit to elders. They were told that relationship between the ruler and the people was the same as between children and parents. तो ये थे कन्फ्यूशियस हमारे। अब हुआ क्या कि दे यानी कि स्कॉलर्स, ये पिक्चर देख लेते हैं हम। Execution of Father Bory, a Catholic missionary. Images like this by French artists were publicized in France to stir up religious fury. हुआ क्या था इसमें? जो कैथोलिक मिशनरी है, ये मतलब कि ये एक इंसान है जो कैथोलिसिज्म को स्प्रेड करने के लिए वियतनाम भेजे गए हैं। उनका नाम है फादर बोरी। इनको एग्जीक्यूट होते हुए दिखाया जा रहा है, जिससे कि क्रिश्चियन लोगों को बहुत बेचारा और वियतनामीज़ लोगों को बहुत क्रूअल दिखाया जा रहा है। ओके। गुआन एंड हार्टिन यानी कि ये हैं आपके प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब मैंने आपको, जहाँ पर भी प्रोविंसेस लिखा हो मैंने आपको मतलब इसका बताया था, वो होता है स्टेट्स, है ना, स्टेट। जैसे इंडिया का आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली है, मणिपुर है, ये सब क्या है? हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो गुआन एंड हार्टिन 2 प्रोविंसेस थे, याद रखना। प्रोविंसेस वेयर ओवर 1000 कैथोलिक्स वर किल्ड। यहाँ पर स्कॉलर्स रिवोल्ट के तहत बहुत सारे कैथोलिक्स को मार दिया गया था। कैथोलिक मिशनरीज had been active in winning converts since the early 17th century by the middle of the 18th century. ओके, क्यों मारा गया था? क्योंकि जो कैथोलिक मिशनरीज थे, मिशनरीज क्या होता है? वो इंसान या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक
एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है एक धर्म को प्रमोट करने के लिए, यानी कि अगर फ्रांस से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ लोग आए हैं तो हम उनको बोलेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज़। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को क्यों मारा गया कैथोलिक मिशनरीज़ को? क्योंकि वो लोगों ने बहुत सारे वियतनामीज़ को कन्फ्यूशियनिज्म और कन्फ्यूशियस की थिंकिंग से और बुद्धिज़्म वाले रिलीजन से कन्वर्ट करा दिया क्रिश्चियनिटी में। क्या लिखा है, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में 3 लाख। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये, 3 लाख लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करवा दिया था बुद्धिज़्म यानी कि कन्फ्यूशियज्म के एक में से इनटू क्रिश्चियनिटी। ये देखकर लोगों के दिल में आग लग गई थी कि हमारा रिलीजन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको मारा गया, इसलिए ये मूवमेंट हुआ गया स्कॉलर्स रिवोल्ट। द फ्रेंच क्रश्ड द मूवमेंट बट दिस अपराइजिंग सर्व टू इंस्पायर अदर पेट्रियट्स टू राइज अप अगेंस्ट देम। ये जो अपराइजिंग था यानी कि जो रिवोल्ट था क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, ये तो क्रश कर दिया फ्रेंच ने, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस रिवोल्ट ने इंस्पायर किया। ठीक है, जो एलीट लोग थे ना वियतनाम में, मैंने बताया था 1% लोग जो थे वो चाइनीज़ और कन्फ्यूशनिज्म में बिलीव करते थे। ठीक है, रिजिड थे वो चाइनीज़ और एंड कन्फ्यूशनिज्म में यही बिलीव करते थे। लेकिन जो पीजेंट्री थी, जो लोकल लोग थे, मिडिल क्लास पीपल थे, जो फार्मर्स थे, वो लोग बिलीव करते थे सिंक्रेटिक ट्रेडिशन में। सिंक्रेटिक ट्रेडिशन होता है वो रिलीजन या वो ट्रेडिशन जो बहुत फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, मतलब जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर हम कंटेम्प्रेरी देखें तो आज जैन हिंदू होता है ना, जैन हिंदू हम देखते हैं ना, जैन हिंदू होता है, तो वो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है, यानी कि दे आर मिक्स, दे आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, हम कुछ देखते हैं, कुछ जैन आलू खा लेते हैं, कुछ जैन प्याज खा लेते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो होता है सिंक्रेटिक ट्रेडिशन, थोड़ा फ्लेक्सिबल। तो जो पीजेंट्री थी वो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन में बिलीव करती थी, लेकिन जो एलीट थे वो बिलीव करते थे रिजिड कन्फ्यूशनिज्म में। सो द peasantry was shaped by a variety of syncretic traditions that combined Buddhism and local belief। ठीक है, कॉम्बिनेशन था बुद्धिज़्म और लोकल बिलीफ, यानी कि वो होता है ना हर कुल का अपना भगवान होता है, वैसे ही ये अपने गाँव के भगवान को भी मानते थे और बुद्ध को भी मानते थे। देयर वर मैनी पॉपुलर रिलीजन्स इन वियतनाम दैट वर स्प्रेड बाय पीपल हु क्लेम्ड टू हैव सीन द विजन ऑफ गॉड। और जो पीजेंट्री थी, क्योंकि वो लोकल गॉड्स में मानती थी, तो लोकल गॉड्स कहते थे कि हमने खुद भगवान को देखा है। ठीक है, some of these religious movements supported the French but others inspired movements against colonial rule। बहुत सारे लोगों ने इनके मूवमेंट को सपोर्ट किया, यानी कि फ्रेंच को सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने वियतनामीज़ को सपोर्ट किया, अपना अपना था सबका। एक और मूवमेंट हुआ जिसका नाम था होआ हाओ। क्या नाम था? होआ हाओ। इसका मतलब होता है पीस एंड गुडनेस। ठीक है, हुआ का मतलब पीस, हाउ का मतलब गुडनेस। ये 1939 में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? फर्टाइल मेकोंग डेल्टा, यानी कि ये वियतनाम है, तो ये है मेकोंग डेल्टा, यानी कि साउथ ऑफ वियतनाम में शुरू हुआ था। ये आप याद रखना, यहाँ पे ही लिख लेना। It drew on religious ideas popular in anti-French uprising of the 19th century and basically anti-French uprising थी, यानी कि फ्रेंच के खिलाफ थी। The founder of Hoa Hao movement was यून फू सो। यून फू सो, ये इनकी शक्ल है। क्या है ये? आप ऐसे रखना, यून फू सो, ऐसे। ठीक है, यून फू सो है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इनका जो आइडियोलॉजी थिंकिंग थी कि ही कुड परफॉर्म मिरेकल्स, ही कुड हेल्प द पुअर पीपल। वो लोगों को ठीक कर देते थे, कोई भी किसी को कष्ट आता था ना, वो उनको ठीक कर देते थे, उनके पास हीलिंग पावर्स थी। हिज क्रिटिसिज्म अगेंस्ट यूजलेस एक्सपेंडिचर हैड अ वाइड अपील। वो कहते थे कि भगवान को मानने के लिए आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोना चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप चढ़ाइए अगर आपकी श्रद्धा है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ किसी को, अगर किसी के पास सोना नहीं है तो ये मत समझिए कि भगवान उसकी नहीं सुनेगा ये। और प्लस लोग तो बहुत गरीब थे, कॉलोनी बनी हुई थी वियतनाम, तो लोग आगे गरीब थे, तो उनको बहुत ही अट्रैक्ट किया कि सही बात है यार। ही ऑल्सो, यानी कि यून फूसो ने अपोज किया सेल ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स। उन्होंने बोला कि लड़कियों को, जो छोटे बच्चे जो विवाह करने की उम्र में होती हैं, उनको प्लीज़ बेचो मत। उन्होंने गैम्बलिंग को मना किया, जुआ खेलने से मना किया, अल्कोहल पीने से मना किया, दारू पीने से मना किया और ओपियम ड्रग्स लेने से मना किया।
जब ये हमारे जो थे यून फूसो, इनका मूवमेंट शुरू हुआ तो फ्रेंच लोगों ने इनको सप्रेस करने की कोशिश की। इन्होंने उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये मैड है, यानी कि मेंटली अनस्टेबल हैं, ये बोल दिया, फ्रेंच लोगों ने ऐसा क्लेम कर दिया। और इनको क्या निकनेम दिया, मैड बोंजे, बोंजे या जो भी आप इसको बोलना चाहें। बोंजे का मतलब होता है बुद्धिस्ट मंक, तो उन्होंने बोला कि ये मैड बुद्धिस्ट मंक है, ये नाम दे दिया था। और उनको मेंटल असाइलम यानी कि मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि वहाँ का जो डॉक्टर था ना, जिसको प्रूव करना था कि वो थोड़े इंसेन है, मेंटली अनस्टेबल है, वो खुद उनके फॉलोअर बन गए। और 1941 में खुद फ्रेंच डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो सेन थे, यानी कि वो सही हैं, सीधे हैं, उनको कोई मेंटली अनस्टेबिलिटी नहीं है, ही इज़ ओके। द फ्रेंच अथॉरिटीज़ एक्साइल्ड हिम टू लाओस। जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो फिर भी नहीं मानी और उन्होंने उनको एक्साइल कर दिया, यानी कि भेज दिया कहीं दूर, लाओस में। लाओस आपको पता है इंडो चाइना का ही पार्ट है ना, बीच में आता है लाओस ऐसे। एंड सेंट मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक वैसी जेल होती है, वैसा एक एरिया होता है, एक जगह होती है जहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता है लोगों को। ऐसे जो मूवमेंट्स थे ना, वो सप्रेस तो बहुत जल्दी हो गए, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में पेट्रियाटिक फीलिंग्स डाली, ठीक है, रिलेशनशिप्स डाले एक दूसरे को लेकर, नेशन को लेकर प्यार डाला। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन ड्रू अपॉन देयर सपोर्ट बट were uneasy about their activities. They could neither control or discipline these groups nor support their ritual practices. इनको सपोर्ट करना, इनका कटाक्ष करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो भी था इनकी प्रेजेंस जो थी वो दिखती थी। Yet the significance of these movement in arousing anti-imperialist sentiments should not be underestimated. लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि चाहे ये हाउ मूवमेंट हो, ठीक है, चाहे ये आपका टोनकिन स्कूल वाला जो प्रोटेस्ट था वो हो, या चाहे आपका स्कॉलर रिवोल्ट हो, ये जितने भी रिवोल्ट थे, चाहे ये सप्रेस हुए या ना हो, लेकिन इन्होंने वियतनाम की हिस्ट्री या और वियतनाम की इंडिपेंडेंस को शेप बहुत अच्छी तरह किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलीजन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द विजन ऑफ मॉडर्न